तो चलो बच्चों आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करते हैं चैप्टर डिटर्मिनेंट। इसमें क्वेश्चन लिखा है कि कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो प्रूव करो कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा जिसका ऑर्डर 3 है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। तो गिवन में क्या दे रखा है कि A is a skew symmetric matrix. A is a skew symmetric matrix. आपको ये प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के बराबर है। ठीक है भाइयों, स्टार्ट करें। बिकॉज A is a skew symmetric matrix, तो A का ट्रांसपोज -A के बराबर होगा। पहला स्टेप ओके। दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -A को लिख सकते हैं -1 इंटू A। और उसके बाद क्या हमें यह पता है कि K का डिटर्मिनेंट K की पावर n A के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसलिए उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्या हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं -1 की पावर 3 इंटू A का डिटर्मिनेंट। पहली बात। दूसरी बात, क्या हमें यह पता है कि A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो तो वो A डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, यस और नो। तो इसलिए यहां पर क्या हम ये लिख सकते हैं कि A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट के बराबर है, -1 की पावर 3 -1 हो गया, यहां पर डिटर्मिनेंट आ गया। -1 को A से मल्टीप्लाई किया तो -1 को A से मल्टीप्लाई किया तो माइनस डिटर्मिनेंट आ गया। इसको इस तरफ ले आओ तो डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ। ठीक है, नहीं बढ़े आगे? आगे समझ में? नहीं करना, बाद में। आज ये डिटर्मिनेंट हमें खत्म करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 जिसके पेपर में आने के 95% चांसेस हैं। हर बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। जब मैंने पेपर दिया था ना तब भी ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जिसमें हमें 3 वेरिएबल्स की 3 इक्वेशन दी जाती है और हमें इसमें x y z की वैल्यू निकालनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझ लो। ये आपने समझ लिया तो समझ लो आपका आधे से ज्यादा चैप्टर तो यही कवर कर लेता है, ये वाला क्वेश्चन ही खत्म कर लेता है। हाँ जी सर। अब यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 18। सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस में 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 20। 2x माइनस में y प्लस में 8z इज इक्वल टू 13। ठीक है, 5 इंटू 3 क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। और 15 को हम 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ये आपको पता लिखना आता है। ये जो इक्वेशन बनी हुई है ना, अगर हम इसको, ये जो आपके सामने सेट बना पड़ा है, ये 3 मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, कैसे अलग करूंगा, आप देखना। जितने भी कॉफिशिएंट्स है ना यहाँ पर 3, 5, 2, 4, -2, -1, 5, 7, 8, इसको अलग लिख दो, यहां पे लिख दो x y z। एक बार चेक करके देखना कि अगर हम इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या LHS बनता है? ऐसे ही करते हैं ना, x y z को ऊपर लिख देते हैं, इस पूरे कॉलम को x से मल्टीप्लाई, इस पूरे कॉलम को y से, इस पूरे कॉलम को z से। यस और नो? और इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट आता है 18, 20 और 13 के। राइट है? तो पहला ये मेरा स्टेप नंबर 1 है कि आपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। हो गया पहला, ओके। अब इनको ना सबको आपने नेमिंग दे देनी है। इसको बोल दो A, इसे बोल दो X और इसे बोल दो B। ठीक है भाइयों, जो समझ में आ गया मैं उसको ऊपर करता जा रहा हूं। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऐसे करना है प्री मल्टीप्लाई
दिस इक्वेशन बाय ए इनवर्स। आपने इसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने इसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स को ए से x और ए इनवर्स को b से, तो ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा? फॉर्मूला है ना ये वाला, और यहां पे बचा x विच इज इक्वल टू ए इनवर्स b। आई को x से मल्टीप्लाई करके मिला x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, राइट। अगर अब आप ये x नामक मैट्रिक्स की वैल्यूज निकालना चाहते हो, यानी कि x y z निकालना चाहते हो जिसका नाम x है, तो आपको a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब a इनवर्स निकालने के स्टेप शुरू होंगे। हाँ जी बताओ। I को x इज अ मैट्रिक्स, I इज अ वन ऑफ मैट्रिक्स, तो 7 1 7, तो x 1 x। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको इस मैट्रिक्स के, ये आपकी a मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। अब आप साइड पे आ जाओ और इसका इनवर्स निकालो, बाकी सारी बातें खत्म कर दो। इनवर्स निकालने का स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। चेक करो कि डिटर्मिनेंट इसका 0 तो नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ही 0 के बराबर है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले हमें इसका इनवर्स निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, राइट है। तो डिटर्मिनेंट के लिए 3 को छुपाया, बोलो। हाँ, मैं देख नहीं रहा हूं, अगर गलत हो गया तो तुम देख लेना फिर। +7, आगे बोलो। -4, ठीक है। 40, हाँ, -14, गलत होगा तो विवान देख लियो। +5 +5 × 40 -5 +4। तो आपका आंसर आया 16 में से 7 के कितने? 9, -9। तो यहां पर आ गया माइनस का 27। कितना आया? 26। 26 को 4 से करो, 104, माइनस का 104। क्या आया? क्या आया? -5। आंसर क्या आया? 27, 5 32, 4 36। माइनस का 136 आया, जो 0 के इक्वल नहीं है। इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको क्या निकालना है? M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। माइनर्स निकालने हैं, राइट। पहले 3 माइनर्स तो आपने निकाल ही रखे होते हैं, देखो। हाँ जी, हाँ जी। 825011 -16 + 7, यहां पर क्या आएगा? 40 -14। यहां पर क्या आएगा? -5 + 4। ये तो पहली रो के निकाल रखे हम लोगों ने, है ना। बताओ आगे, बताओ। M21 बताओ, जल्दी जल्दी। M22 बताओ। गधे हो तुम। 24 - 10। M23 बताओ। -3 - 8। M22 गलत है, कौन कह रहा है? कैसे भाई? 24 - 10 कौन है? गधा गलत कौन कैसे हुआ? 40 मेरे प्यारे गधो, कोई बात नहीं। क्या बचा? चलो आगे बढ़े। M31, 28 + 10, M32, M32 sir 21 plus -25 M33। sir -6 -20। आंसर आया 16 में से 7 गए, -9। ये आया 26, -1, 37, 14, -11, 38, -4, -26। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। कोफैक्टर्स निकालें। 9 माइनस का -26, साइन बदल जाएगा इसका।
सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा, सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा, सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा, सेम रहेगा। राइट है बच्चों? अब आपने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। यस और नो? तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस का 136, माइनस का 136। इनवर्स निकालने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज सिखा रहा हूं। आप सीधा तो एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल सकते हो, मर्जी है आपकी। नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बाद में देख लेना। बोर्ड वाले टीचर के सेटिंग है तेरे? अच्छा, बोर्ड की तैयारी नहीं करनी? बोर्ड की तैयारी नहीं करनी? ठीक है, मैं आप लोगों को एक पेपर दिखाऊंगा बिल्कुल आफ्टर अक्टूबर नवंबर। उसमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आधा नंबर माइनस के, आधा नंबर को फैक्टर के, फिर आधा नंबर एडजॉइंट के। तो उस हिसाब से करना होता है बेटा, स्टेप वाइज। अगर सीधा करना होता तो मैं सीधा ही बता देता ना, तो ऐसे ही करना है। तो -1/36 एडजॉइंट ऑफ ए, और -9 -26 -1 -37 14 हो गया, 11 हो गया, 38 4। क्या कर रहा है? मेरे से पूछना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? क्या पूछ रहा था? अच्छा, ये पूछ रहा था। हाँ बोल, क्या पूछ रहा है? मैं इसका बेटा इस को फैक्टर की एडजॉइंट ऑफ ए, तूने क्लास मिस करी थी क्या? अच्छा, तूने अभी तक वीडियो भी नहीं देखा? को फैक्टर निकल गए? तुझे को फैक्टर निकालना आता है? को फैक्टर की आपने एक मैट्रिक्स बना लेनी है और उसका ट्रांसपोज कर देना है, उसको एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। ठीक है? और फिर एडजॉइंट ऑफ ए को अगर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए इनवर्स की मैट्रिक्स निकलती है। अब इसका ट्रांसपोज, इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो तो रो वाइज बननी चाहिए, बट मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम वाइज बना रहा हूँ, तो ट्रांसपोज हो गया। समझ गया? ये देख C11 C12 C13 है तो रो है, बट मैं इसको कॉलम में डाल रहा हूँ। तीसरा कॉलम 38 4 और -26 आ गया बच्चों। क्या हमारे पास ए इनवर्स आ गया? आगे बढ़े। अब ये वाली वैल्यू आपने यहां पे डालनी है, x की जगह लिखना है x y z। ए इनवर्स की वैल्यू जो आप निकाल चुके हो, माइनस का 1/136, और ए इनवर्स है -9 -26 -1 -37 14 11 38 4 -26। इसको b से मल्टीप्लाई करना है। b क्या था? 18 20 13। तो दिस इज इक्वल टू 18 20 एंड 13। राइट है बच्चों? आगे बढ़े। तो माइनस का 136 कैसे मल्टीप्लाई होगा? इस 18 20 13 को ऊपर लिख दो, इस पूरे कॉलम को 18 से मल्टीप्लाई। 18 9 दा -162, 18 1 दा -18, और 18 को 26 से मल्टीप्लाई कर लो, 468 माइनस का। एग्री बच्चों? प्लस दूसरे कॉलम को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, तो दूसरे कॉलम को 20 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? माइनस में पक्का 740 माइनस का क्या आएगा? 280। क्या आएगा? प्लस में 220। थर्ड कॉलम 13 को इससे मल्टीप्लाई करो, 38 मल्टीप्लाई 13 494। फिर 13 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 4 का है? अच्छा यहां पर, ओके 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 ओके। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया 52, और 13 को फिर 26 से मल्टीप्लाई करो, 13 मल्टीप्लाई 26 338 माइनस का। ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। -162 -162 माइनस
अबे क्या हो गया ये 740 प्लस 162, ये आ गया 902। इसमें से 494 को सर माइनस का 4 माइनस करो, आंसर आएगा 408, माइनस का 408। ठीक है जी, ऐसी दूसरा वाला करो, माइनस का 136 माइनस 136। तीसरा करो, तेरे को आज क्या हो गया, क्या खा के आया है? 468 में से 280 माइनस कर लो, फिर माइनस कर लो 52, सही तो आ रहा है? क्या खा के आया आज? ये किया तूने तीसरे वाला 136 प्लस या माइनस? माइनस ही आ रहा होगा, माइनस का। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। अब इस 136 को अंदर लेके जाओ, सर 3 तो 408 को जब आपने डिवाइड किया 136 से तो आंसर आ रहा है 3। माइनस माइनस माइनस, सारे माइनस कट गए बाहर आके। ठीक है, क्या बचा? 311। इस तरफ क्या है? एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू 1 है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, और अगर हमने वेरीफाई करना हो, बैठो सारे, अगर हमने वेरीफाई करना हो कि हमारा आंसर सही निकला है या गलत निकला है, तो जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें आप एक्स वाई जेड की जगह 311 डाल के चेक करो। एक्स की जगह 3 डालो, कितना हो गया? 9। वाई की जगह 1 डालो 4, जेड की जगह 1 डालो 5। 9 4 13, 13 5 18। तो इसका मतलब हमारा आंसर भी ठीक आया। समझ गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नोट करना चाहते हो? नहीं सर, घर पे कर लेंगे। ठीक है, घर पे कर लेना। आगे बढ़े, चलो भाई और सामने देखें। अगर ये देख, बताना असाइनमेंट में देख के बताना आंसर क्या है। ये मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ पे। क्या है? माइनस -4 1 4 -4 नीचे 1। क्या 1? अरे सर मैट्रिक्स दे रखी है ना। अच्छा, मैट्रिक्स दे रखी है। -4 1 4 और -3 0 4 -3 1 3। एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, आपको बताना है कि 2a a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो सर आपको करना होगा a इनवर्स 2 का डिटर्मिनेंट बताना होगा कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जब आप a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो क्या मिलता है? i मिलता है। तो यानी कि आपके पास आ गया 2i, राइट है? तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता a की वैल्यू कुछ भी हो। फिर आपको बताना है कि 2i का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो ये क्या होगा? 2 की पावर 3 और इंटू i का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1। यह आया 8, तो आंसर है 8। पूछो क्या पूछना है। फिर से तू इसी में अटक रहा है, बार बार तू बार बार इसी में अटक रहा है कि के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है। के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। हर बार तू इसी में अटक रहा है जिसमें n होता है ऑर्डर। तो यहां पर लिखा हुआ है 2i, तो 2i का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 2 की पावर 3 और i का डिटर्मिनेंट होगा, i होता है 1, 1 का डिटर्मिनेंट हुआ 1, यहां पर आया 8, तो आंसर आया 8। क्लियर? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। यहां पे लिखा है बच्चों, कहता है कि अगर a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट a का डिटर्मिनेंट -1 के बराबर है, b का डिटर्मिनेंट 3 के बराबर है, तो ab का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 2 को बाद में बताऊंगा, इसका डिटर्मिनेंट बताओ क्या होगा। सिंपल सा हमारा आंसर होता है इसका कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी को मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -3, राइट? अब ये हमारा निकल चुका है। अब ट्वाइस ऑफ दिस क्या होगा? सिर्फ इवान बताएगा, नहीं तो चपेट खाएगा। सर -3 का स्क्वायर और a भी -3 का स्क्वायर है।
क्या हद कर रहा है यार मेरे भाई, क्या हो गया तेरे को? इधर देख फिर से, एक ही डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट होगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 4। कितनी बार सीखेगा ये वाली बात कि के ए का डिटर्मिनेंट k की पावर n ऑफ a डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट -3 आया, अब ए बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 3। भाई ऑर्डर देख क्या है यहाँ पे, ऑर्डर 3 है तो पावर 3 आएगी। पिछले वाले में भी 3 ही आई थी, देख पिछले वाले में भी 3 ही आई थी। जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर जो होगा उस हिसाब से जितना ऑर्डर होगा पावर उतनी ही होगी। क्लियर? तो आंसर क्या आया? -24। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लेकर आओगे। हाँ जी, लिख लूं मैं, लिख लूं? हाँ बोल। मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट में हम लोग जाते हैं, हाँ डिटरमिनेंट से मैट्रिक्स में आ सकते हैं। नहीं 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 भाई, नहीं आ सकते। एक डिटर्मिनेंट एक क्वांटिटी होती है, उससे हम 9 एलिमेंट कैसे निकाल देंगे? ठीक है बच्चों, यहां पर ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपने इसका ए इनवर्स निकालना, निकाल लोगे और उसके बाद इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं बता देता हूं कि कैसे करना पड़ेगा, शायद आपको लोग ये ना कर पाओ। शायद हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 1 3 1 0 1 1 2 1। आगे का क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसने बोला है फाइंड ए इनवर्स, तो आप ए इनवर्स निकाल लोगे और आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। एग्री बच्चों? माइनर कोफैक्टर डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इनवर्स आ गया। सबको आता है करना? अब कह रहा सॉल्व दिस, भूल जाओ जो आपने ऊपर किया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 लिखा, x प्लस 2 x प्लस y है ही नहीं यहाँ पे, तो 0y प्लस में 2z लिखा और फिर 3x प्लस में 1y प्लस में 1z लिखा इज इक्वल टू 12 लिखा। अब देखना जब आप इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे क्या सेम बन रहा है क्या? 1 1 1 1 0 2 3 1 1, समझ गए? तो दोबारा से मैट्रिक्स निकालना मत शुरू कर देना, इससे जो ए बनेगा वो यही है, ऑलरेडी निकाल रखा है आपने, तो जो ये आंसर आया है उसी का इस्तेमाल कर लेना। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखे, दिखाइयो भाई जरा असाइनमेंट। अपॉन वाला होगा ना ये। देखो यहां पर बच्चों क्वेश्चन दे रखा है 2/x प्लस में 3/y प्लस 10/z, ये 4 के बराबर है। 4/x माइनस में 6/y प्लस 5/z 1 के बराबर है। 6/x 9/y माइनस 20/z 4 के बराबर है। आपको इसमें x y z की वैल्यू निकालनी है। अलग करना जरा मैट्रिक्स, 2 4 6 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20, यहां आ गया, यहां क्या आएगा? 1/x 1/y 1/z, यहां क्या आएगा? 4 1 4। इस मैट्रिक्स को A मान लो, इसे X मान लो, इसे B मान लो, सेम तरीका। आपके जो आंसर आएंगे वो 1/x 1/y 1/z की फॉर्म में आएंगे, उसको फाइनली उल्टा करना पड़ेगा टू गेट वैल्यूज ऑफ x y एंड z। बोलिए। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने के बाद ए इनवर्स करा था उधर, हम लोग डायरेक्ट ए उधर करके इनवर्स नहीं सकते यहाँ पर? हाँ, मतलब मैंने क्या किया था, मैंने उसको प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स किया था। तो अब तुम चाहते हो कि आप इसको सीधा लिख दो कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। कोई बात नहीं, लिख दो, लिख दो, लेकिन वो तरीका नहीं होता, लेकिन कर दो, इसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे। हाँ आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। है
क्या क्या हो तो गया ये वाला, पूछना है इसमें कुछ? चले, ये वाला क्वेश्चन अप्लाइड वालों को नहीं करना है तो इसको मैं बाद में करवाता हूं एट द एंड ऑफ द क्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। है ये तो मना कर रहे हैं, अप्लाइड में तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है मतलब सर की है। करके आया है। चलो ठीक है, फिर कर लेते हैं। सामने ध्यान दो, कह रहे प्रूव दैट डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और उस डिटर्मिनेंट के अंदर थीटा नहीं आएगा, बस यही आपको प्रूव करना है। तो सिंपल इसका डिटर्मिनेंट निकालो। x को छुपाया, क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा हो गया, क्या आएगा? माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा छुपाया, माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है जी। सॉल्व कर दो। सॉल्व जब आप करोगे ना, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स एज इट इज। इन दोनों में से x को कॉमन लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये आया 1, ये कैंसिल हुआ, आंसर आया माइनस एक्स। स्कूल में होता क्या था अभी? सर उसका मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। इवैल्यूएट, कुछ प्रूव करने के लिए नहीं बोला, बस इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। होमवर्क हो जाएगा? नहीं, तुमसे नहीं होगा। सामने ध्यान दो, कॉस अल्फा, हाँ जी, पिछले क्वेश्चन में हम वो प्रॉपर्टी लगाते ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को सीधे कर देते हैं। कौन सी बेटा बताइए कौन सी? ये x माइनस ओ एक मिनट है, डायगोनल का प्रोडक्ट करके भी तो डायगोनल का प्रोडक्ट करके तो तब करता अगर ऑल अदर वैल्यू, या तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती या ये स्केलर मैट्रिक्स होती। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या स्केलर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर होता है डायगोनल का प्रोडक्ट। कौन सी मैट्रिक्स है ये? है उनमें से कोई? तो फिर कैसे कर दूं मैं? प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूं मैं? हाँ जी, स्केलर वो होती है जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स होते हैं और बाकी सब जीरो होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स वाला वो भी तो नहीं है, क्या नहीं है? जो साइड में होते हैं वो मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स ही है, तो ये मैट्रिक्स ही। जब क्लोज ब्रैकेट को हटाकर सीधी 2 बार लगा दी जाए तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स का ही निकलता है। चले आगे बढ़े। तो आपने कॉस अल्फा कॉस बीटा को छुपा लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 0, माइनस में कॉस अल्फा साइन बीटा छुपा लिया, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस 0, माइनस में साइन अल्फा को छुपा लिया, क्या आएगा? माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्या? माइनस साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा माइनस में cos स्क्वायर बीटा sin अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा साइन अल्फा। एक्सपेंड तो कर दिया। अगला स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, आगे आपका कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है जी, माइनस ये वाला माइनस बाहर ले लो, इसके साथ ले आओ प्लस लिख दो, क्या आएगा? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है जी, कोई माइनस माइनस नहीं आया? चलो ठीक है, बढ़िया। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस बाहर लेके कर दो प्लस। राइट है जी, इसमें से साइन अल्फा बाहर निकाल लो, बाहर वेट कर रहा है साइन अल्फा, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर बचा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। चेक करो, चेक करो, ठीक है, यस सर। सेम है ये दोनों?
ये हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ 1, ये सेम थोड़ी है। सेम नहीं है cos स्क्वायर अल्फा cos, अच्छा ओके ओके ओके, सेम नहीं है, ठीक है। फिर कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें से, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन निकला, क्या बचा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin cos स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर बीटा, यहाँ पर है sin स्क्वायर अल्फा, ये हो गया 1, ये किसके इक्वल 1, यहाँ बचा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा आ गया 1, ठीक है जी, आगे बढ़े। इसका आंसर ये नहीं है। यार यही है, नहीं होगा तो अगली क्लास में देख लियो। टाइम क्या हुआ है, सर 5:37 बस बस खत्म हुए ना। 20 मिनट ही बचे हैं। सिर्फ, बहुत है 20 मिनट मेरे लिए। सामने देखो बच्चों, ये हमने समझ लिया और सीख लिया, डिटरमिनेंट के काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। एक 10th क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके अंदर ना बोलते थे कि चेक करो सॉल्व करने से पहले, सॉल्व करने से पहले चेक करो कि ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना। फिर उसके अंदर 3 इक्वेशन बनती थी कि या तो वो यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, याद आ गया। तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में चेक करते हैं तो सेम चीज 3 इक्वेशन की 3 वेरिएबल में भी चेक करते हैं। जरूरी नहीं होता कि तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आंसर आए, और ऐसा भी हो सकता है एक आंसर आए, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे आंसर आए, ठीक है। तो वो मुझे सॉल्व करने से पहले चेक करना है, तो जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आपने क्या करना है, नंबर 1 आपने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। 2 बातें होंगी, या तो वो 0 आएगा या वो 0 नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, और फिर आप उसे सॉल्व करोगे, जो अभी अभी आप लोगों ने सीखा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। नंबर 2, लेकिन अगर आपने डिटरमिनेंट को चेक किया वो 0 के बराबर आ गया, तो अब आपको एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, आपको एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट निकालना होगा बी के साथ। अगर वो 0 के बराबर नहीं आया, अगर वो 0 के बराबर नहीं आया, तो आपने बोलना है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई साहब, ये सॉल्व भी नहीं हो सकता, बेकार चीज लिखी हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि x वाई जेड को प्लस करके 1 भी आता हो, 2 भी आता हो, 0 भी आता हो? ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाली सॉल्व नहीं हो सकती। तो अगर ऐसे कुछ मिलती जुलती हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो हमने उसका डिटरमिनेंट देखा वो 0 के बराबर आ रहा है, तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो नो सॉल्यूशन है। लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आया और फिर एडजॉइंट ऑफ ए, तो तीसरा सिस्टम, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ गया और अगर एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करके भी 0 आया, तो हम बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। इस केस में सॉल्व होता है, इस केस में सॉल्व नहीं होता, इस केस में सॉल्व होता था, अब वो आपके कोर्स में नहीं है। अब वो आपके कोर्स में नहीं है, बस बताना होगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। नोट करने की कोई नीड नहीं है, सारी चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम उसे कहते हैं कि अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, चाहे एक या एक से ज्यादा, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम उसे कहते हैं जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। तो हमने क्या करना है, ax इज इक्वल टू बी में अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आया, अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन है, एग्री। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 के बराबर नहीं आया तो नो सॉल्यूशन है। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ रहा है और एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करके भी 0 के बराबर आ रहा है तो मैनी सॉल्यूशन है। क्लियर है जी? याद रहेगी ये वाली बात?
आगे बढ़े, अभी नहीं हो सकता। मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, नहीं यार ह्यूमिलिटी हो जाएगी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को चेक करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और इसमें जो मैट्रिक्स बन रही है वो बन रही है दिस वन। एग्री? तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आंसर आ रहा है 3 - 4 विच इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और आंसर है कंसिस्टेंट। सॉल्व करने के लिए नहीं बोला उसने, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ चेक करना। अगर 0 आता है तो नो सॉल्यूशन। ओए यार, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। अगर 0 आता है तो हमें चेक करना पड़ता है। अगर 0 आता है तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। अगर एडजॉइंट ऑफ बी को ए को बी से मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर नहीं आया तब नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर आया तो मैनी सॉल्यूशन। आगे बढ़े, इसको फिर से चेक करें। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन। मैट्रिक्स क्या बन रही है? 3 2 3 0 क्यों बोल रहा भाई? क्या बात है, क्या बात है, दिमाग। 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। ये आपका ए मैट्रिक्स बन रहा है। इसका डिटर्मिनेंट चेक करो। 3 को छुपाया, 0। तेरी बात सुननी पड़ेगी भी मानव। 0 - 5 +1 बोल, मैं बोलूँगा 0 + 3 -2 -2 0 -6 तो ये क्या आ रहा है? माइनस का 15 प्लस का 3 प्लस का 12 प्लस का 12 0 आ गया। आ गया 0? आ गया 0? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आया है तो मेरे को अभी ये चेक करना पड़ेगा कि ये तो कंफर्म हो गया कि यूनिक नहीं है। अब या तो नो होगा या मैनी होगा। उसके लिए मुझे इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। हाँ जी, हम जैसे इसमें हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना तो हम वो फॉर्मूला इसके अच्छा वो तो डिटरमिनेंट। तो माइनर के लिए पहला आपका आएगा -5, फिर आएगा 3, फिर आएगा -6। M21 बता विवान, जल्दी जल्दी। कहाँ पे? M21 बताओ जल्दी। 2 1 0 माइनस, अच्छा 0 -10। आगे बता, 0 + 6 आगे बता। 15 -15 + 3 हाँ, -15 + 3 कितना हुआ? 3 -12। M31 सारे क्रॉस चेक करो। 1 +4 5 आ गया। M32 -3 हो गया। M33 6 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं सीधा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए -5 लिखो और इसका -3 कर दो, -6 कर दो, -10 कर दो, नहीं +10 कर दो, है ना? +10 कर दो, फिर आगे 6 हो गया, +12 हो गया, फिर 5 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, चेक करना। ठीक है, मैंने साथ ही साथ इसके माइनस चेंज किया, साइन चेंज किए और उसका एक मैट्रिक्स बना दिया। अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए को यानी कि -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 को -10 होगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। ठीक है, नहीं होगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। सही लिखा हुआ है। और फिर यहां पे b लिख लो। b क्या है? 2 - 1 3 मल्टीप्लाई करो। इसको भी लिख दो 2 - 1 3। सबको 2 से मल्टीप्लाई।
माइनस 10 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 15 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 18 माइनस 20 माइनस 5 माइनस 5 आ गया, फिर माइनस 3 -3 आ गया, और माइनस 6 -6 आ गया। तो इससे ये पता लग रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए को जब हम बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 नहीं आ रहा। कौन सा सॉल्यूशन? इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। आगे बढ़े, होमवर्क है ये, 3 इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व करना है। हाँ जी, नहीं सर, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर हमको 3 इक्वेशन खुद, इसका क्वेश्चन आएगा आपका केस स्टडी का। आपको इक्वेशंस खुद बनानी है और देन उसे खुद सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी का आएगा 5 नंबर का, ठीक है? 5 नंबर का केस स्टडी, 4 नंबर की। तो आगे बढ़े, यहां पे लिखा है कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट और 2 kg राइस जो है 60 रुपए है। हमने माना लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन इज ₹X और दूसरा वीट इज इक्वल टू ₹Y और तीसरा राइस इज इक्वल टू ₹Z। ठीक है जी, कह रहा 4 किलो प्याज ले लो 4x, 3 किलो गेहूं ले लो और 2 किलो राइस ले लो तो 60 रुपए लगते हैं। और अगर 2 किलो अनियन ले लिया, 4 किलो वीट ले लिया, 6 किलो राइस ले लिया तो 90 लगते हैं। 6 kg अनियन ले लिया और 2 kg वीट ले लिया, 3 kg राइस ले लिया, 70 लगते हैं। सॉल्व हो जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन। आगे बढ़े, सम ऑफ 3 नंबर इज x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6। होमवर्क कर लोगे? हाँ जी सर, हो जाएगा। अच्छा, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 and add second number to it, we got 11। ठीक है उत्कर्ष, फिर वो कहता है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को ऐड कर दो, वी गेट डबल ऑफ सेकंड नंबर 2y। फिर अगले स्टेप में 2y को यहां ले आओ, 2y को यहां ले आओ, -2y कर दो, इसको 0 के बराबर रख दो, सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़े, हाँ जी, अगला क्वेश्चन कहता है असर्शन एंड रीजन का जो यहां पे मिसिंग है। जरा मुझे असाइनमेंट देना। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है एक मैट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं which is 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9। कह रहा है असर्शन में उसने लिखा है इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का, कहां गया? अच्छा यार, ये तो ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये तो रहा यार, ये क्वेश्चन करना है। वो तो लिखा था कि ABCD में से क्या चूज करना है। तो कहता है कि जो इसका वैल्यू है वो 0 रहेगा। कि अगर हम 4C31 को 5C32 को और 6C33 को मल्टीप्लाई कर तो 0 आता है। बताओ ट्रू और फॉल्स? ट्रू कैसे बोला आपने उत्कर्ष? ट्रू कैसे बोला भाई? मेरी मुझे बाद में बना लियो। तो तू बता यहां पर ट्रू क्या, ट्रू है कि फॉल्स है? सच कह रहा था, इसके सर के ऊपर से जा रहा है। हमने एक कंसेप्ट सीखा था, जो भी बच्चे ने ट्रू बोला शायद वो इस बात को समझ गया है कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को
किसी दूसरी रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, वी गेट 0. असर्शन इज राइट. रीजन कहता है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ ए मैट्रिक्स विद द को-फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ अदर रो इज ऑलवेज इक्वल टू 0. रीजन इज आल्सो राइट. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. राइट है बच्चों? आगे बढ़े. अगला क्वेश्चन कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर है. तो आप ये निकाल के देखोगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है या नहीं. इसका कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं. फिर कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and 3 इज ऑलवेज 0. ये सही है, आर सही है, लेकिन इसका उससे कोई लिंक नहीं है, वो कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है. ठीक है, ए सही है या नहीं वो आप निकाल के देख लोगे. आगे बढ़े. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा? सिर्फ 5 मिनट की बात है, सिर्फ 5 मिनट की. क्या टाइम हुआ? एग्जैक्ट टाइम बताओ. 5 मिनट में क्लास खत्म, 5 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म. नहीं तो इन 2 क्वेश्चन के लिए अगली क्लास में डिटरमिनेंट सिखाना पड़ेगा. ठीक है, अभी खत्म करते हैं ना, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा. ये है घर एक फैमिली का. A family wanted to buy a home, but they wanted it to be close both to the children's school and the parents' workplace. By looking at a map, they could find a point that is equidistant from both the workplace and the school by finding the circumcenter of the triangular region. ठीक है जी. एक बच्चे का स्कूल है, एक बच्चे का स्कूल है, ये मान लो, एक ये स्कूल मान लो, और ये जो बी और सी है उनके वर्क प्लेस है पेरेंट के, हस्बैंड और वाइफ के, ये उनका घर है. तो वो चाहते हैं घर ना तीनों जगह से इक्वी डिस्टेंट पर होना चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया. 3 जगह थी अलग अलग. तो अगर हम ट्राइंगल का सरकम सेंटर करते हैं ना, तो वो जो पॉइंट आता है वो पॉइंट तीनों डिस्टेंस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है. ठीक है, फालतू की बात लिखी हुई है, आगे बढ़ते हैं. यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसी. आपको एसी की इक्वेशन निकालनी है. इसमें सिर्फ ये मेन पॉइंट है, ए है 12 5 और सी है 16 और 7 और बी है 20 5. आपको एसी की इक्वेशन निकालनी है. बच्चों कैसे निकलेगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करके. एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 नहीं, तीसरा पॉइंट आपने लेना है ना, एक्स वाई. ये मैंने करवाया तो था क्वेश्चन आपको. आपने क्या करना है, बस 12 16 और एक्स, 5 7 वाई, 1 1 1. अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, अब इसको 0 के इक्वल रखकर सॉल्व करोगे, इक्वेशन ऑफ एसी मिल जाएगा. ठीक है जी, क्योंकि मुझे एसी की इक्वेशन निकालनी है. एसी की इक्वेशन जब 2 पॉइंट्स गिवन हो और उस 2 पॉइंट से किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, तो हमें तीसरा पॉइंट एक्स वाई लेट करना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 रख के उसकी इक्वेशन निकालनी है. तुम लोग यार 1 घंटे की क्लास भी तुम ध्यान से नहीं ले पा रहे हो, क्या दिक्कत हो गई है? बैठने की आदत नहीं है क्या? कहीं रात को पार्टी में था, नाइट आउट? चलो दूसरा पॉइंट. P एक पॉइंट है 2K विच इज कोलिनियर विथ A एंड O. तो आपको K की वैल्यू निकालनी है. निकल जाएगी. एरिया ऑफ ट्राइंगल के कंसेप्ट यूज होंगे, भूल गए हो क्या? क्या बता? अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होता है उनका एरिया 0 के बराबर होता है. हाँ जी बोलो. हाँ जी देखो सामने एक पॉइंट है 2K और 2K इज कोलिनियर विद A एंड O. A है 12 5 और O है O है 16 और 2. आपको K की वैल्यू निकालनी है. अब बताओ आरुष कैसे निकलेगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के बराबर रखोगे, K निकल जाएगा. एग्री? एवरीबॉडी एग्री? जब K निकल जाएगा तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2K माइनस 15. K की जगह वैल्यू डाल देना, आपको 2K माइनस 15 की वैल्यू मिल जाएगी. सी पार्ट कहता है इफ एनी पॉइंट P2K
इज कोलिनियर विथ 12 5 एंड 6। सेम रिपीट हो गया क्या ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया, रिपीट है ये। आगे बढ़े, हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरे देख के ना मेरा ही नहीं मन कर रहा कि मैं तुम्हें अब से सिखाऊं। करवा दूं फिर? नहीं रहने दो मैं। अरे 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट। देखो, फॉर कीपिंग फिट X people believe in morning walk, Y people believe in yoga, Z people join gym. Total number of people are 70. पहली इक्वेशन क्या बनी? X plus Y plus Z is equal to 70। हो गया? दूसरा कहता है further 20%, 30%, 40% people are suffering from any disease who believe in morning walk, yoga and gym respectively. जो X क्या था? मॉर्निंग वॉक। जो मॉर्निंग वॉक में बिलीव करते हैं उसका 20% लोग बीमार हैं। जो योगा में बिलीव करते हैं उसका 30% लोग बीमार हैं। जो जिम में बिलीव करते हैं उसका 40% लोग बीमार हैं। तो 20% ऑफ X, 30% ऑफ Y और 40% ऑफ Z बीमार है और टोटल नंबर ऑफ सच पीपल इज 21। दूसरी क्वेश्चन बन गई। तीसरा कह रहा है इफ मॉर्निंग वॉक कॉस्ट 0 रुपीज, योगा के लगते हैं 500 रुपए, जिम के लगते हैं 400 रुपए, टोटल खर्चा आता है 23,000 रुपए। योगा फ्री और मॉर्निंग वॉक फ्री, 500 रुपए की योगा हो गई, 400 रुपए का जिम हो गया, 400 रुपए का जिम हो गया, टोटल खर्चा हुआ 23,000 रुपए। सॉल्व कर देना इसे, ठीक है जी। तो ये आपका चैप्टर था डिटर्मिनेंट, फिनिश हो गया मेरी तरफ से। अगर आपको इसके भी अलावा कुछ ऐसा लगे कि सर ने कुछ सिखाया नहीं है, सर ने कुछ बताया नहीं है, क्लास में कुछ ऐसी बात हुई है जो सर ने डिस्कस नहीं की है, बैठ जा। एनसीईआरटी में कोई ऐसा पॉइंट, कोई क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे तो मेरे पास आके डिस्कस करना है, ठीक है जी।